ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन। मैं हूं रत्ना। अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों की दिन भर की बड़ी महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरों के साथ हम फिर हाजिर हैं। शहर में हो रहे विकास कार्य हों, प्रशासनिक गतिविधियां, सामाजिक मुद्दे या फिर आम जनजीवन से जुड़ी खास रिपोर्ट, हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं सबसे पहले और सबसे सटीक अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अलीगढ़ की आज की प्रमुख खबरों के साथ। अलीगढ़ स्थित मानिक चौक शनि मंदिर में शनि जयंती महोत्सव के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी साझा की गई। आयोजकों ने बताया कि विगत वर्षों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस साल भी श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा का शुभारंभ 9 मई से होगा और 15 मई तक प्रतिदिन श्रद्धालु वृंदावन धाम से पधार रही सुप्रसिद्ध कथा वाचिका वृंदा किशोरी के श्रीमुख से अमृतमयी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर सकेंगे। इसके पूर्व 8 मई को शाम 4 बजे एक विशाल और आकर्षक कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो मानिक चौक शनि मंदिर से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा का शुभारंभ सांसद सतीश गौतम, शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा और कपिल कैटर्स परिवार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि कथा के समापन के उपरांत 16 मई को हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के सम्मिलित होने की संभावना है। प्रेस वार्ता के दौरान कृष्णा गुप्ता, लक्ष्मी नारायण, राकेश कुमार स्क्रैप, हृदय पप्पू सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। शनि मंदिर जो शायद अलीगढ़ का प्राचीन और प्रथम मंदिर था शनि भगवान का, तो हर साल यहाँ पर शनि जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उसी श्रृंखला में कल से शनि जयंती के उपलक्ष्य में भागवत कथा का आयोजन, कलश यात्रा बड़े धूमधाम के साथ निकाली जाएगी और कथा का रसास्वादन भी बड़े धूमधाम से और बहुत अच्छे यहाँ पर किया जाता है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर वृंदावन हो और भगवान जी का गुणगान कर रहे हो, सुन रहे हो। इसका एक मुख्य उद्देश्य होता है, ये क्षेत्र के जो हमारे शनि भक्त हैं उन्हीं के माध्यम से इस कथा का आयोजन किया जाता है। और कल 4 बजे शाम को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जो सभी बहनें एक से ही परिधान में दिखेंगी और सबके कलश और पीत वस्त्र में ऐसा सुंदर नजारा लगेगा कि बहुत ही अच्छा देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में यहाँ बहनें होंगी और परसों से 2 बजे से कथा का यहाँ आयोजन है, जो वृंदावन की सुश्री वृंदा किशोरी जी के मुखार बिंद से यहाँ पर भागवत कथा का श्रवण कराया जाएगा। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन, इस कथा में आए, शनि देव बाबा का, कान्हा का, राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों और डॉक्टरों के बीच विवाद बढ़कर मारपीट तक पहुंच गया। घटना के बाद कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी, जिससे अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था प्रभावित हो गई। जानकारी के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली महिला शबाना को पैर में फ्रैक्चर होने के बाद जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था और परिजनों का आरोप है कि महिला की तबीयत बिगड़ने पर उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाई, लेकिन उपचार नहीं किया गया और परिजनों के साथ अभद्रता की गई। आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टरों और मरीज के तीमारदारों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट की स्थिति बन गई। इस घटना के बाद एक बुजुर्ग महिला की मौत की भी सूचना सामने आई है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। इस मामले में पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक नामजद और अज्ञात डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इधर घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि कई मरीजों को उपचार के लिए दीनदयाल और मलखान सिंह जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कथित रूप से एक डॉक्टर को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और अस्पताल प्रशासन स्थिति को सामान्य करने के प्रयास कर रहा है। शबाना कहाँ की रहने वाली आप? मैं शाहजहाबाद की। अच्छा, क्या हो गया, कहाँ गई थी आप? मैं फ्रैक्चर हो गया था। मैं तो मरी वो थी,
बीमार आदमी। अब बताओ मेरे बच्चों को ये 15 आदमियों ने मारा, बच्चों डॉक्टरों ने। मेरे अकेली मैं थी बची भी, तो मेरे सर में सब में जूते, किसी के जूते लगे, किसी सब मार रही मेरे बच्चों को। तो बताओ मैं लेट गई तो लेट हुआ मार के लाते हुए थे मेरे अंदर पूरे जिस्म में। इतना 15 डॉक्टर थे, 15-20 मेरे दोनों बच्चों को मर में ही थी। हम अंदर ताला लग रहा है, बाहर से ताला लगा दिया। तो क्या चाहती हैं आप अब? जो आप क्या चाहती हैं यही है कि मतलब नाजायज किसी को सताना की अच्छी बात है? बताओ क्या नाजायज सताए किसी को तो क्या करा जाएगा इंसान को? बताओ भैया। माँ को भी पेशेंट थी, मैं इन्हें बचा रही थी अंदर मैं अपने बच्चों के साथ ही भाग गई। मैं क्या सुनूं, मेरे बच्चों को जान से मारते। 15 डॉक्टर थे, मेरे बच्चों बस यही थे तीनों, अब वो 15 जो थे। मैं अपने बच्चों को देखे मेरी माँ बच्चों के मोबाइल छीन लिए, इसका आईफोन है, इनका वैसे है। मेरा नाम मोहम्मद अरीब नाम है। अच्छा, ये कौन है? ये मेरी चाची है मेरी। ये इनके फ्रैक्चर हो गया था, तो ये मैं इमरजेंसी में इनको चाचा लेके गए थे। तो वहाँ जब इनको लेकर गए तो वहाँ उनको दिखाने के बाद डॉक्टर ने देखने के बाद कह दिया बैठ जाइए। ये लोग बैठ गए इनको लेकर। फिर उसके बाद जब इनके तकलीफ ज़्यादा जब हो रही थी तो ये डॉक्टर के पास गए, भाई तकलीफ हो रही है आप ज़रा देख लिए इसका। तो उनसे छूटते ही इन्होंने गालियों का शब्द इस्तेमाल करा चाचा से। तो इनके जो बेटे हैं, किसी के आप बाप को किसी गाली जब बकेंगे तो कौन सा बेटा और कौन सुन सकता है? तो जब इन्होंने बेटों ने इनकी सुनी तो बेटों ने क्या, तू मेरे बाप को गाली कैसे बक रहा है? तो छूटते ही बेटों के इन्होंने फौरन कहते हैं चांटे मारे। और उसका चांटे मारने के बाद जब चांटा मारा तो जाहिर सी बात है दूसरा भी हमला करेगा, दूसरे के हाथ भी हैं, तो उन्होंने भी हमला करा। और उसके बाद भी इनको इस तरीके से मारा कि जितने भी वहां पर इमरजेंसी में डॉक्टर थे सारे एक होकर स्ट्रक्चर रूम में ले जाकर इनको कमरे में बंद कर प्लस पेशेंट को मारा। पेशेंट को तो आपको देखना चाहिए था, ऊपर से आपने देखने से इनकार करने के बाद आप पेशेंट के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये कौन सा हुआ आप लोगों का? ये डॉक्टर जो है वहाँ पर एक महिला भी थी, फिर बाद में एक महिला बचाने के लिए भी आई थी, शायद उनको भी हटा दिया था शायद। और इन लोगों के मोबाइल जब्त कर लिए, इतनी बुरी तरीके से मारा। देखिए आप ये चोट को देखिए, ठीक है, आप इनकी चोटों को देखें और इनके देखिए पैर देखें, इनके देखिए ये देखिए। अब आप जो इनको डॉक्टर के लिए लाए हैं, जी कार्रवाई की मांग करेंगे? जी बिल्कुल, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये सब जितने भी मेडिकल्स में जितने इस टाइम इमरजेंसी में रात में जो ड्यूटी पे थे सारे, मैं चाहता हूँ सबकी रिपोर्ट मेरे पास आए। विकास, ये कौन है आपकी? अच्छा, इनको कहाँ से लाए? क्या तबीयत खराब थी? हाथों से लाए थे, सांस की दिक्कत, तो क्या हो गया था? सांस लेने में दिक्कत हो गई। तो अच्छा, आप पहले कहाँ दिखाया था, फिर उसके बाद कहाँ ले गए? हॉस्पिटल में इमरजेंसी। उसके बाद कहाँ ले गए? मेडिकल ले गए। अच्छा, फिर मेडिकल में क्या हुआ? मेडिकल में मारा पीटी हो रही थी, वो इमरजेंसी में अंदर घुसने दे रहे थे, पेट प्लास्टर दिए, फिर वहाँ से यहाँ लेके आए थे। कहाँ? इसी हॉस्पिटल में, मलखान सिंह में। तो डॉक्टर साहब से बात करिए आपने, डॉक्टर साहब ने क्या कह दिया? बहुत कोशिश करती है। क्या नाम है? शांति देवी। शांति देवी। क्या उम्र रही होगी? 80 से 84 साल की। 80। हाँ, सांस की परेशानी बता दी। क्या नाम है आपका? बंटी। बंटी, ये कौन है? जीजा जी हमारे। क्या नाम है? बंटी नाम इनका भी। अच्छा, ये इनको कहाँ से लाए थे और कहाँ लाए थे? हाथरस से ये आ रहे थे प्रवास से, तो रेल से गिर गए हाथरस में। हाथरस से कर दिया इन्होंने मेडिकल में कर दी हड़ताल आज। क्यों वजह? क्या पता, झगड़ा हो गया उनमें आपस में, हमें मना कर दिया होता इन लोगों ने। तो कब से भर्ती थी? या 7-3 बजे से भर्ती है, कोई इलाज नहीं कराएंगे अभी तक। आप क्या कह रहे हैं? इन्हें निकाल दिया बाहर। और भी मरीज जा रहे हैं? सब मरीज जा रहे हैं, सब टोटल जितने मरीज हैं, जितने भी, ये सब पूरा खाली करा दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हो? सूदमिल चौराहे के हैं, अलीगढ़। मेरा नाम अफजल है। अफजल, कहाँ के रहने वाले हो? मैं मामूद नगर का रहने वाला हूँ। थाना कौन सा लगता है? थाना लगता है कोतवाली। अच्छा, आप किसको लेके गए और कहाँ लेके गए? मैं जो अपनी बाइक को लेकर मेडिकल आया था। क्या नाम है बाइक का? शबाना। तो कहाँ लेके गए? मैं मेडिकल लेके गया था, पहले मलखान लेके गया था। मलखान वालों ने मेडिकल के लिए कह दिया मेडिकल ले आइए, प्लस्तर में चढ़वा लीजिए। मैं मेडिकल में प्लस्तर लेके आया, लेने के लिए आया इनको लेके। मेरी पत्नी के फ्रैक्चर हो गया था, पैर में अभी गिर गई थी, वो गिर गई थी। तो मैं उनको लेके मेडिकल आया। मैंने उनसे बोला, मैंने मेडिकल बोले एक्सरा करवा लीजिए। मैंने एक्सरा करवा लिया। उसके बाद में बोले कि मैं प्लस्तर चढ़वा लीजिए। अब वो तड़प रही थी, तो वो डॉक्टर बैठे थे। मैंने कहा आप जो है देख लीजिए, इसको तकलीफ हो रही है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं देख लेंगे, अभी तकलीफ हो रही है तो बैठिए अभी। तो मैंने कहा देख लीजिए। नहीं आप बैठो, अभी देखेंगे। मैंने कहा इनकी तकलीफ हो रही है डॉक्टर साहब, आप देखिए। मैंने कहा कितनी तकलीफ हुई? सही छूटती बदतमीजी करने लगे।
और कहने लगे कि बैठिए, यहाँ पर सब ऐसी आ जाती हैं जानवरों की तरियों कि जल्दी करिए, ये कोई तरीका है? तो मैंने अरे बच्चों को कह दिया कि मेरे पापा से क्यों बदतमीजी कर रहे हो। इसी बात पे बच्चे को छूटती चाटा मारा और मारपीट होने शुरू। फिर इन्होंने कमरे में बंद करके हम सब लोग चोटें मारी और ये सिर में और ये सर था। डॉक्टर लोग काफी डॉक्टर लोग थे, 14-15 लोग थे कि इन्होंने कमरे में बंद करा। डॉक्टर थे उन लोगों ने बंद किया? हाँ, जो इमरजेंसी। फिर वो कमरे में बंद कर दिया। मेरी वाइफ भी थी, मैं था, मेरे दोनों बेटे थे। तो उनके फ्रैक्चर हो रहा था, उनको मारा और वाइफ को मेरी को लातों से और घूंसों से मारा। मैं ताप के उनके ऊपर गिर गया इस मारे ताकि मेरे चोट आ जावे, मेरे लगे, वाइफ के नहीं लगनी चाहिए। जो पेशेंट ले गए आप उसको भी मारा? उसको लेडीज को ही मारा था इन लोगों ने, पेशेंट को हैंगी, उनके भी चोट है, उन्होंने मारा था। हाँ, कोई मोबाइल वगैरह भी आप लोग? दो मोबाइल हैं हमारे, दोनों मेरे बेटों को मोबाइल छीन लिए उन डॉक्टरों ने और रख लिए उन्होंने। अच्छा, जो आप ये पूरी घटना बता रहे हैं तो वहाँ तो CCTV है, आपकी घटना सही है वहाँ पर? आप बता रहे हैं? हाँ, ये देख लीजिए आप कितने बार करे, कितने मारे, 3-3 दफे मारा है। आप देख सकते गेट भी बंद करा? हाँ, गेट इमरजेंसी के पास जो एक कमरा है ना जिसमें वो चीजें भी जो खड़ी रहती हैं गाड़ियाँ, हाँ, उसमें अंदर बंद करके जब मारा है। और कौन था आपके साथ जिन्हें मारा है? दोनों बेटे थे मेरे, शानू और अफजल नाम, बेटों के अनस और शानू। अभी आप किस कार्रवाई के तहत में आए? अब कहाँ पर हो इस समय आप? अब मैं दीनदयाल में हूँ। दीनदयाल पुलिस से शिकायत कर दी आपने? जी। आप डॉक्टरी के लिए आए? डॉक्टरी की नहीं आई महीना थाने में तो कोई तहरीर वगैरह? हाँ, तहरीर। क्या घटना हुई है और कहाँ पर घटना हुई है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आज JN मेडिकल कॉलेज के अंदर एक पेशेंट अपने पैर का फ्रैक्चर करवाने के लिए वहाँ पहुंची थी, जिनको प्लास्टर बांधा जाना था। इनके साथ 3 इनके परिवार के लोग मौजूद थे वहाँ पर, और वहाँ डॉक्टर ने जो है वो इनके बाप से बड़ी बदतमीजी करी। बदतमीजी का जवाब जो लड़के ने अब कहा कि आप हमसे बदतमीजी क्यों कर रहे हैं, तो उसके जवाब में डॉक्टरों ने वहाँ मारना पीटना शुरू कर दिया और सारे डॉक्टर वहाँ इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा है। जिन डॉक्टरों को हिंदू रिलीजन के अंदर भगवान बोला जाता है, वो किस तरीके से इन लोगों ने आज ये हरकत करी है, बहुत शर्मनाक हरकत है। जो लोग रक्षक के तौर पे जाने जाते हैं, आज वो भक्षक का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य वाली घटना है और इस घटना के पीछे जांच होनी चाहिए और जांच के पीछे जो डॉक्टर जो कर्मचारी JN मेडिकल कॉलेज के इसके अंदर शामिल हैं, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमा दर्ज होगा। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये गुंडे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, चाहे वो JN मेडिकल कॉलेज हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कोई भी मेडिकल कॉलेज हो। जो लोग तीमारदार जो आ रहे हैं वो एक उम्मीद में आते हैं, एक आस में आते हैं कि डॉक्टरों के द्वारा जो है हमको क्या नाम है मदद मिलेगी, वो बेचारे वो हमारा काम करेंगे, लेकिन उल्टा और जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है बहुत दुर्भाग्य वाली घटना है। इसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। JNMC में आए दिन स्ट्राइक होती रहती है और हमेशा से डॉक्टरों का यही कहना होता है कि तीमारदारों को उनके साथ मारपीट की और वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं। उसके बाद काफी परेशानों को मरीजों को देखिए, JN मेडिकल कॉलेज के अंदर पिछले कई महीनों से, अब मैं कहूँ कि पिछले 2-4 वर्षों से जाने किस तरीके का माहौल हो गया है कि वहाँ पर एक गंगा जमुना तहजीब एक हुआ करती थी। जब पेशेंट जाया करता था तो डॉक्टरों की टीम इकट्ठा होकर पेशेंटों को देखा करती थी, बहुत प्यार से बात किया करती थी। लेकिन किस तरह का इनके दिमाग के अंदर जो एक बदतमीजी वाला एक रवैया इनके अंदर पैदा होता जा रहा है लगातार, और आए दिन घटनाएं JN मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिल रही है। हो सकता है कि मुझे लगता है कि जो घटनाएं जो होती हैं, उन घटनाओं के बाद जो है किसी तरह की जब कार्रवाई के अंदर ढील जब होती है तो इनके हौसले कहीं ना कहीं बुलंद होते जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे अलीगढ़ के डॉक्टर हैं वो सब भगवान समान है, लेकिन कुछ उन डॉक्टरों में से कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो उस अपने पद का, अपने डॉक्टर होने का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और तीमारदारों के साथ जिस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं उस व्यवहार को उनको सोचना चाहिए कि ये जो महिला जो बैठी हुई है, ये महिला इनकी बहन भी हो सकती थी, ये महिला इनकी माँ भी हो सकती थी। ये गंभीर बहुत विषय है। देखिए, AMU की जो VC है हमारी, वो खुद एक महिला है, वो महिला का दर्द समझ सकती है। एक महिला जब अपना प्लास्टर बनवाने के लिए वहां पर आए हैं तो किसी की भी माँ किसी की बहन हो सकती है। मैं समझता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है नईमा गुल्लेस जी, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस जो ये घटना जो हुई है, इस घटना के खिलाफ ये जांच बिठाएं और जो भी डॉक्टर जो भी कर्मचारी इसके अंदर मौजूद हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय के अंदर इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो मेडिकल के अंदर। मेरा नाम काशिफ आब्दी है, मैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश की कमेटी के अंदर सदस्य हूँ।
भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रांत यादव है। कहाँ के रहने वाले? मैं बुढ़िया कसे गंगरी ब्लॉक से आया हूँ। अच्छा, किसको लेके आए थे? क्या मैं हुआ? मेरा भतीजा आया था, वो मतलब परेशान था, उसका पेट फूल गया था। हाँ। कोई इलाज नहीं हुआ, उसे वापस लेके गए अभी तुरंत ही। तो मेडिकल वालों ने क्या कह रहे हैं? कोई मतलब आपस में कोई झगड़ा हो गया है किसी से, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं अब क्या करें? अब ये करें कहीं अंत ले जाओ आप। हड़ताल हो गई? हाँ जी, हड़ताल कर दी? हाँ हड़ताल कर दी है। पेशेंट को आप वापस ले आ रहे हम वापस ले जा रहे हैं, दूसरे में ले जा रहे हैं। हो? मरीज को लाया गया, कहाँ से लाया गया और क्या नाम है? क्या? ये श्यामा देवी नाम की मरीज आई थी, मृत अवस्था में लाई गई और ये हाथरस की निवासी है। मृत अवस्था में आए। ये इनके परिजन बता रहे थे कि हम JNMC गए थे और फिर ये यहाँ लेके आए हैं हमारे पास। कुछ कारण बताया मेडिकल से यहाँ क्यों लिया? कुछ बता रहे थे कि वहाँ कुछ इलाज नहीं मिल पाया, कुछ मारपीट वगैरह बता रहे थे। ज्यादा मतलब अब वो बताने की स्थिति में नहीं। क्या नाम लिखते हैं सर? डॉक्टर सचिन वर्मा। 5 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना सिविल लाइंस में कि JNMC में डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स के बीच में कुछ स्कफल, कुछ आपस में कुछ विवाद हुआ है। तुरंत इसमें मौके पर जो है पुलिस टीम पहुंची और प्रॉक्टर टीम भी वहां पर, जो यूनिवर्सिटी की प्रॉक्टर टीम है वो भी वहां पर मौजूद थी। और जो वहां पर जानकारी मिली हुई ये थी कि कुछ एक ऑर्थो डिपार्टमेंट में कुछ एक पेशेंट के इलाज के दौरान कुछ अटेंडेंट के साथ, डॉक्टर के साथ आपस में नोकझोंक हुई, जिसके बाद विवाद हुआ और जो पेशेंट के साथ जो उसके अटेंडेंट थे उनके द्वारा ये सूचना दी गई कि उनके साथ बहुत मारपीट की गई, बड़ी बदसलूकी की गई, बहुत उनके साथ उनके को चोटें भी आई। तत्काल हमने जो है उनका मेडिकल करवाया और उनसे हमें एक एप्लीकेशन, एक तहरीर भी प्राप्त हुई, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है और इसमें अभी साक्ष्य इसमें एकत्रित किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर इसमें बहुत सख्त इसमें वैधानिक कार्रवाई लाई जाएगी। डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा? इसमें जो हमें तहरीर प्राप्त हुई है उसमें 3 लोग नामजद हैं, बाकी कुछ इसमें अज्ञात हैं। कौन है 3 लोग नामजद? इसमें FIR है, 3 इसमें नामजद किए गए हैं और बाकी इसमें अज्ञात किए गए हैं। इसमें सर कोई महिला भी है? वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें डॉक्टर जो डॉक्टर है कोई इसमें नामजद में नहीं है, नामजद नहीं है, अज्ञात है, कई लोग इसमें अज्ञात है। वायरल है मेडिकल का, जिसमें कुछ जो जूनियर डॉक्टर हैं वो गेट तोड़ रहे हैं और हाँ, काफी अभद्रता कर रहे हैं, काफी अभद्रता करते हुए उसमें दिखाई दे रहे हैं। कुछ एक वीडियो है जिसमें वो काफी गाली गलौज भी कर रहे हैं, शीशा भी तोड़ रहे हैं और सभी चीज इसमें जो है वीडियोस वगैरह इसमें लिए जा रहे हैं, कलेक्ट किया जा रहा है एविडेंस और इसमें जो भी साक्ष्यों के आधार पर इसमें सख्त कार्रवाई इसमें की जाएगी। पहली बार नहीं, पिछली बार भी इस तरह की वारदातें हुई है, गिरफ्तारी न होने की वजह से इस तरह की वारदातें हमेशा होती रहती है। क्या गिरफ्तारी होगी इन लोगों की डॉक्टरों की? जी, कि जो भी अब साक्ष्य हैं और जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई वो इसमें अमल में लाई जाएगी। वीडियो में चिन्हित किए गए लोग कौन है? वो लोग इसमें भी धीरे धीरे चिन्हित किए जा रहे हैं। 3 नामजद और बाकी अज्ञात हैं। जो अज्ञात हैं वो वीडियो के आधार पर, एविडेंस के आधार पर इसमें चिन्हित किए जाएंगे। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अलीगढ़ इकाई के तत्वाधान में 2 दिवसीय 13वें अधिवेशन के प्रथम दिन होटल महाजन में नामांकन प्रक्रिया का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वागत समिति की बैठक आयोजित हुई और बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने उपस्थित सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। उन्होंने संगठन से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। साधारण सभा के बाद जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने वर्तमान जिला कार्यकारिणी को भंग करते हुए कहा कि उसका कार्यकाल पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि 8 मई को अधिवेशन में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जो विधिवत रूप से कार्य करेगी। अधिवेशन के प्रथम चरण में नामांकन पत्रों की बिक्री और संकलन का कार्य राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विमल कुमार चौहान के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में सदस्यों ने नामांकन पत्र खरीदे। जिला उपाध्यक्ष के 6 पदों के सापेक्ष 14 नामांकन पत्र, जिला मंत्री के 6 पदों के सापेक्ष 11 नामांकन पत्र और अन्य पदों के लिए कुल 48 नामांकन पत्र खरीदे गए। वहीं जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री और जिला कोषाध्यक्ष पदों पर एक नामांकन पत्र प्राप्त हुआ। अधिवेशन में प्रांतीय और राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी, प्रांतीय महामंत्री नरेश कौशिक के आगमन की संभावना है। उनके मार्गदर्शन में डेलीगेट सूची के अनुसार मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी और अंत में नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रांतीय उपाध्यक्ष विमल कुमार चौहान, जिला महामंत्री इंद्रजीत सिंह, जिला कोषाध्यक्ष विश्वनाथ सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़ में ये अधिवेशन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें एक विधिवत प्रक्रिया के तहत एक दिन पहले नामांकन और उसके बाद उनका निरीक्षण करना, उसमें
यदि कोई अवैध पाया जाता है तो उसे निरस्त करना और अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। यहाँ इस अधिवेशन में प्रांतीय पदाधिकारी, अखिल भारतीय पदाधिकारी माननीय योगेश त्यागी जी और महामंत्री नरेश कौशिक जी के अलावा मंडल के तमाम पदाधिकारी और जनपद के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहेंगे और ब्लॉकों के सभी पदाधिकारी रहेंगे। आज यहाँ पर उत्तर प्रदेशीय जूनियर शिक्षक संघ अलीगढ़ की नामांकन प्रक्रिया एक बैठक के माध्यम से की जा रही है, जिसमें कि जो हमारे क्रांतिकारी शिक्षक हैं वो अगर शिक्षकों के मान सम्मान के लिए संघर्ष कर सकते हैं, उनकी रक्षा कर सकते हैं, उनके हर दुख सुख में उनका साथ दे सकते हैं, ऐसे क्रांतिकारी साथियों का आज ये संगठन उनका नामांकन कराना चाहता है। और यहाँ पर आज ये नामांकन की प्रक्रिया होगी। नामांकन में जितने भी प्रपत्र आएंगे उनकी छटनी की जाएगी। उसके बाद में कल इसी जगह महाजन होटल में कल जो है यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। जो जीतेगा, जो संघर्ष के प्रति जागरूक होगा, उनका सिलेक्शन होगा। बाद बाकी जो लोग होंगे जो चुनाव हारेंगे वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनको भी हम अपने संगठन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्थान देंगे। कल हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी, राज्य अध्यक्ष जी योगेश त्यागी जी, प्रांतीय महामंत्री नरेश कौशिक जी आ रहे हैं। वहीं हमारे संरक्षक शिवनारायण शर्मा जी भी कल यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिनकी उपस्थिति में ये चुनाव प्रक्रिया का आयोजन किया जाएगा। क्या टाइमिंग रहेगी इसकी? सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक इसकी टाइमिंग है। इसमें कि जो 1 बजे पूरा एक समयबद्ध एक पूरा लेटर हमने निकाला है, जिसमें हर चुनाव की प्रक्रिया के बाद शपथ ग्रहण, इस तरह से पूरी एक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। सिंह, जिला महामंत्री, उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ शाखा अलीगढ़। उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, जो कि पूर्ण हो चुका है। 3 वर्ष बाद 2 दिवसीय अधिवेशन होता है, जो अधिवेशन 7 और 8 मई का होना है, जिसमें 7 तारीख में बैठक कर सभी पदाधिकारियों को बुलाना, उनको सारी जानकारी देना और पदाधिकारियों को मर्जी के हिसाब से उनका नामांकन कराना होता है। नामांकन करने के बाद में फिर उन पर चर्चा की जाती है। जो निरस्त होने लायक होते हैं वो निरस्त करे जाते हैं, जो पास करने लायक होते हैं उनको पास किया जाता है। 8 तारीख को इस अधिवेशन में प्रांतीय पदाधिकारीगण, मंडल के पदाधिकारीगण और अपने जनपद के सारे पदाधिकारी रहते हैं, ब्लॉकों के पदाधिकारीगण रहते हैं। उनके सामने सब बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ये कार्यक्रम पूरा किया जाता है, निष्पक्ष रूप से कार्यक्रम किया जाता है और एक बेहतरीन कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। क्या उद्देश्य रहता है संगठन का? उद्देश्य शिक्षक समाज की समस्याओं का निदान कराना और शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देना होता है। क्या संगठन किस कार्य पे क्या करेगा? संगठन की जब इकाई गठित हो जाएगी तो शिक्षा की गुणवत्ता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा और शिक्षक समाज पर आने वाली हर समस्या का निदान कराने के लिए तत्पर रहेगा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, पुलिस ने अलीगढ़ से लेकर दिल्ली तक अवैध पिस्टल की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 AMU छात्र, एक जिम संचालक, एक ग्लास ब्लॉक प्रमुख का रिश्तेदार और एक होटल संचालक भी शामिल है। पुलिस के अनुसार ये गिरोह न केवल अवैध हथियारों की सप्लाई करता था, बल्कि डकैती जैसी वारदातों की योजना भी बना रहा था। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अवैध पिस्टल और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये गिरोह हाल के दिनों में हुई कई फायरिंग घटनाओं में भी शामिल लोगों को हथियार सप्लाई कर चुका है। SSP नीरज यादव ने पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। मिला था तो उस वीडियो को जब हम लोगों ने चेक किया तो उसमें आर्म्स की डीलिंग हो रही थी, तो उसको हम लोगों ने वर्कआउट करना शुरू किया, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज पकड़े, तो उसमें हम लोगों ने 12 लोगों को अरेस्ट किया। इनके पास से 6 कंट्रीमेड पिस्टल बरामद हुई हैं, इनके पास से 4 अवैध तमंचे बरामद हुए, इनके पास से 4 व्हीलर गाड़ी बरामद हुई है। इनमें से जो 8 लोग थे ये रात को एक क्रिमिनल एक्ट करने वाले थे, डकैती की प्लानिंग कर दी, इसमें पुलिस ने पकड़ा है। और
जो बाकी 4 लोग हैं उसमें क्राउन प्लाजा होटल का मालिक है, जिसके होटल में ये आर्म्स की डीलिंग होती थी, किस किस को बेचनी है। एक दिल्ली के एक व्यक्ति को पकड़ा गया, उसका नाम सौरभ है, उसने भी पिस्टल यहाँ से ली थी। एक जिम संचालक है, उसने भी पिस्टल ली थी, प्रमोद नाम का। बाकी जो लोग हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो उनकी काफ़ी बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें एक हाजी कासिफ है जो मेन इनका सप्लायर है, जो अलग अलग लोगों को पिस्टल की सप्लाई करता है। इसके रेट्स भी वेरी करते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए में पिस्टल बेचता है। और एक पूर्व में सराय हकीम जो केस हुआ था उसमें एक योगी नाम का व्यक्ति बदमाश पकड़ा गया था, उसको भी इन्होंने पिस्टल की सप्लाई की थी। तो ये सभी पे हम लोग चेक कर रहे हैं अच्छे से, और जो इवेंचुअल जो सोर्स हैं जहाँ से पिस्टल लेकर आते थे उस पर भी हमारी टीम लगी हुई है। अति शीघ्र उनको भी हम पकड़ेंगे जो यहाँ पे बाहर से यहाँ पे पिस्टल देते थे। इसमें जो अभी तक जो 12 लड़के पकड़े गए उसमें से 2 स्टूडेंट हैं। शहवान खान ये स्टूडेंट है विश्वविद्यालय का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, और एक मोहम्मद कासिफ, ये 2 स्टूडेंट है। ये भी पिस्टल लेते थे और कैंपस में अगर कोई किसी को आवश्यकता है लीगल आर्म्स की तो उसको वो सप्लाई करते हैं। कैंपस में फिलहाल ऐसा कोई संज्ञान में नहीं है, क्योंकि हाल में कैंपस के अंदर कोई घटना इस तरह की नहीं हुई। जो घटनाएं हुई हैं वो कैंपस के बाहर हुई हैं, खास तौर पे ईद के समय और होली के समय। सर वेपन्स ये लोग कहाँ से लेके आते थे और किस टाइप के वेपन्स जो इसमें जैसे मैंने बताया, इसमें पुलिस हम लोग की कार्रवाई कर रही है, वी आर वेरी क्लोज। तो 2 जिले के नाम इसमें आए, उसमें हमारी टीम लगी हुई है। अति शीघ्र उनको भी हम पकड़ लेंगे जो इनको पिस्टल और तमंचे की सप्लाई कर रहे हैं। वेपन्स किस टाइप के हैं, देसी हैं या कंट्री मेड देसी हैं, जो यहाँ देसी हैं, जो बनाए गए हैं किसी कारीगर ने या फैक्ट्री में जो भी है उन्होंने बनाए, उनको भी अति शीघ्र हम लोग पकड़ लेंगे। कितने तक के बिक जाते होंगे ये पिस्टल का, जैसे कि जो हमारे पास वीडियो था उसमें पिस्टल की कीमत लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए थी और तमंचे की कीमत उससे काफ़ी कम थी। तो सबको हम लोग चेक करें। मेन पर्पज़ और मेन मकसद ये है कि किसी भी तरह का कोई फायर आर्म केस ना हो, किसी को कोई गोली ना लगे जिससे किसी की जान न जाए। मेन मकसद यही है। ये डे स्कॉलर हैं, अलीगढ़ के जनपद शहर के, ये बाहर के नहीं है, शहर के। क्या सर अलीगढ़ में ही सप्लाई करते थे इन पर पिस्टलों के? आपको जैसे बताया एक केस दिल्ली का है जिसमें दिल्ली को 3 पिस्टल दिल्ली में सौरभ नाम के व्यक्ति को दी, उसने खुद स्वीकार की। तो बाकी भी हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्योंकि बहुत ही रिसेंट डेवलपमेंट है ये, रात में ही हम लोगों ने इनको पकड़ा है, तो हर एक की CDR के एनालिसिस होनी भी शेष है, किसको दे रहे हैं किसको। जितनी भी पुरानी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं यहाँ पे पिछले 6 महीनों में, हम लोग उनको भी चेक कर रहे हैं कि जिसके जो भी गन शॉट का केस हुआ है वो इनसे लिंक्ड है कि नहीं। अगर इनसे लिंक्ड है तो उनको भी देखा जाएगा, उस पर भी कार्रवाई। क्या मानते हैं कितने बड़े हथियार पकड़े गए ये आगे कोई घटना कर सकते हैं उसी जान? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है कि छोटी सी बात पे इंस्टाग्राम रील पे किसी ने कमेंट कर दिया और फायर हुआ, गोली लगी उसको, उसकी जान बच गई क्योंकि उसको टाइमली मेडिकल अटेंशन मिल गया। तो जान किसी की भी जा सकती थी, क्योंकि छोटी छोटी बातों पे ये लोग फायर कर देते थे। तो कम से कम ये होगा कि हम लोग ये प्रिवेंट कर पाएंगे कि कोई किसी की जान नहीं। हाँ, ये डकैती की प्लानिंग कर रहे थे, इनके पास से स्विफ्ट गाड़ी मिली है और हथियार मिले इनके पास, और इनका बहुत ही डिटेल्ड क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। सर जिस तरह पुलिस के द्वारा लगातार जो घटना को रोका गया, अभी कुछ दिन पहले खुलासा हुआ था पूरी घटना होने से रोकी थी और ये भी घटना होनी चाहिए, क्या पुलिस के केस पर तो किस तरह देखते हैं? बिल्कुल बढ़िया है। SP सिटी साहब निरंतर जब से आए निरंतर अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर्वम को आप जानते हैं तो निरंतर एक्टिव है, हाइपर मोड में है, तो बहुत अच्छा काम किया। हमारी ड्यूटी भी अच्छा काम करना, निरंतर घटनाओं को रोकना, घटनाओं को खोलना तो काम है, लेकिन सबसे अच्छा तब लगता है जब घटना प्रिवेंट हम लोग करते हैं, घटना को रोकते हैं, प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य किया पूरी टीम को। पुरानी घटना पे भी मेरी ओर से 25,000 रुपये की घोषणा की गई थी, और इस अच्छे कवरेज के लिए थाना प्रभारी और हमारे सभी अधिकारियों को भी इनाम की घोषणा। थैंक यू। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ के थाना छर्रा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़ित महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए SSP दफ्तर पहुंचकर न्याय की मांग की है। महिला का कहना है कि उसकी शादी 3 साल पहले हाथरस जनपद से छर्रा क्षेत्र में हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ महीनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन इसके बाद ससुराल पक्ष द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। पीड़िता के अनुसार पति के मजदूरी पर बाहर जाने के दौरान देवर और ससुर द्वारा उसके साथ अभद्रता और दुष्कर्म के प्रयास जैसी घटनाएं की गईं। जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो उसे समर्थन देने के बजाय मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। महिला ने बताया कि उसने पहले भी छर्रा थाने और हाथरस में शिकायत की थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई और इसी वजह से अब वो न्याय की उम्मीद में SSP कार्यालय पहुंची है। पीड़िता ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? बोलो कहाँ की रहने वाली? सिंदौली हाथरस। शादी कहाँ हुई आपकी?
छर्रा। कौन सा गाँव है? सतरापुर। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले की शिकायत लेके? जी मैं वहाँ रहती हूँ, तो मेरे ससुराल वाले जो मेरे देवर हैं, ननंद है एक, और चचिया ससुर है, और मेरे पति जो है बहुत परेशान करते हैं, मुझे मारते हैं, तोड़ते हैं, बदतमीजगिरी करते हैं मेरे साथ। बाहर चले जाते हैं, वो आवारगिरी में रहते हैं, लड़की बाजी में। उसके बाद मुझे परेशान करते हैं। कौन परेशान करता है, क्या हुआ है आपके पति को? कि मेरे साथ मेरे देवर जो उन्होंने बदतमीजगिरी करी थी, उसकी शिकायत मैंने अपने पति से की थी। तो वो बोले थे कि अगर यहाँ रहना होगा तो सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें। फिर उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी। वो खुद मिलकर दोनों जने कर रहे थे, अपने भाई से करवा रहे थे। तो मैं भागकर उनसे निकलकर उनके चाचा के पास गई, तो उन्होंने भी कहा कि तुझे यहाँ रहना है तो हम सबके साथ रहना होगा, ऐसा ही होगा तेरे साथ। उसके बाद मैंने एक पड़ोस में जाकर बाहर निकलकर अपने भाई को खबर पहुंचाई। जब मेरे भाइयों ने देखा तो मेरी हालत बहुत बेकार कर रखी थी उन्होंने। अच्छा, आपकी शादी कब हुई है और कहाँ से हुई है? ये मेरी शादी हाथरस से 11 फरवरी को सन 2022 में सतरापुर हुई थी। कब से परेशान कराया? कि शादी से 2-1 महीना ठीक रही, फिर उसके बाद में परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। कितने बच्चे हैं आपके? एक भी नहीं है। तो वजह क्या है? वजह क्या है? क्यों परेशान करते हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मारते हैं, तोड़ते हैं, किस वजह से। कोई तो कारण होगा। क्या बोलते हैं? उनकी बहन बोलती है कि तू चली जा यहाँ से, हमारे भाइयों को छोड़ दे, हमारे भाइयों का पीछा। गलत बेहवा वो करते हैं मेरे साथ बहुत। आपने इसकी शिकायत पहले कभी थाने में की थी? जी छर्रा थाने की थी, लेकिन नहीं हुई उसकी सुनवाई। फिर हाथरस भी की थी, उसकी वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही। आज कहाँ पर आए हो आप? अतरौली। आज का अब कहाँ हो? अब कहाँ पर आए? अलीगढ़। किस जगह पर? SSP ऑफिस। SSP ऑफिस। किसी से मुलाकात हुई? जी अंदर हुई थी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आप क्या परेशानी है, इसके बाद में हम मदद करेंगे, और कल पुलिस की कह रहे थे कि कल भेजेंगे हम पुलिस को। आप क्या चाहती हो? जी यही है कि इंसाफ मिले मुझे, मैं इंसाफ चाहती हूँ। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के विरोध में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी और व्यापारियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया, और इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बढ़ी हुई कीमतों को तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में की गई बढ़ोतरी व्यापारी विरोधी और अनुचित निर्णय है। उनका कहना था कि इससे होटल, रेस्टोरेंट और खानपान से जुड़े व्यवसायों पर सीधा आर्थिक बोझ बढ़ गया है। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही बढ़ी हुई कीमतें वापस नहीं ली गई तो व्यापार प्रतिनिधि मंडल सड़क पर उतरकर बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होगा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन एसीएम को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि कीमतों में वृद्धि से न केवल व्यापारी वर्ग प्रभावित हुआ है, बल्कि इसका असर आम जनता पर भी पड़ रहा है, क्योंकि इससे खाने पीने की वस्तुएं महंगी हो रही हैं। व्यापारियों ने सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द इस निर्णय पर पुनर्विचार कर व्यापारी और आम जनता को राहत प्रदान करे। प्रदेश सरकार के द्वारा और केंद्रीय सरकार के द्वारा जो गैस सिलेंडर, जो हमारे व्यापारिक सिलेंडर हैं, कॉमर्शियल सिलेंडर, उन पर जो दर हैं 1000 रुपए के हिसाब से बढ़ा दी गई है, जिससे कि पूरे देश में महंगाई बड़ी चरम सीमा पर बढ़ गई है। हमारा केंद्रीय सरकार से ये निवेदन है कि आपने कॉमर्शियल सिलेंडरों पर जो 1000 रुपए की दर बढ़ाई है उसको तुरंत वापस लिया जाए, क्योंकि इससे आम उपभोक्ताओं को और आम व्यापारियों को बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। एक तरफ सरकार ये कहती है कि साहब ईरान युद्ध की वजह से हमने दरें बढ़ाई हैं, तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो आपने फ्री की योजनाएं चला रखी हैं, उनमें करोड़ों अरबों रुपया बेच किया रहा है, उन योजनाओं को आप तत्काल प्रभाव से बंद कर दीजिए, और कॉमर्शियल सिलेंडर में जो आपने पैसे बढ़ाए, दर बढ़ाई है, उनको तत्काल प्रभाव से वापिस दे दीजिए। और व्यापारी नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है, क्या करें, क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारी नेताओं को नजरबंद करके सरकार जो है अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि ये बात सब लोग जानते हैं कि प्रदेश में जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो व्यापारियों के महत्वपूर्ण कीमती वोट के देने के बाद ही सरकारें चुनी जाती हैं, क्योंकि बीजेपी के बाद और कोई विकल्प नहीं है। वो भाजपा की सरकार व्यापारियों की सरकार है।
अगर व्यापारियों से टकराव होगा, अगर व्यापारियों से इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार टकराव करेगी तो आगे आने वाले चुनावों में उनको अपना परिणाम देखना पड़ेगा। यदि स्मार्ट मीटर से अभी लोग उबर नहीं पाए थे और उसके बाद ये गैस का मामला आ गया तो स्मार्ट मीटर के खिलाफ जब आम जनता सड़कों पर उतर के आई तो सरकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहुत बड़ा घोटाला हुआ है स्मार्ट मीटर के नाम पर। जो हमारे विद्युत मंत्री शर्मा जी हैं, उन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ कि पहले स्मार्ट मीटर जो खरीदे गए, जिन कंपनियों से खरीदे गए, उसकी जांच कराई जानी चाहिए कि ये आखिरकार घोटाला कितने करोड़ों का है, कितने अरबों का है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करके ऊर्जा मंत्री ने ये बहुत बड़ा घोटाला किया है। दूसरी बात, हमारा और आपका सबका सहयोग ऐसा रहा और उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने ही इस लड़ाई को बड़ी गंभीरता से लड़ा। उसके बाद ये परिणाम हुआ कि सरकार झुकने को तैयार हुई और उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया। मगर मैं आपकी जानकारी में एक बात और बता दूं, अभी जो फास्ट मीटर चल रहे थे, जो मीटर तेज चल रहे थे, उनकी समस्या का अभी कोई निदान नहीं हुआ है। हम अगले महीने जब लोगों के पास बिल आ जाएंगे, उसका आधार देखेंगे कि पहले कितने का बिल आता था और अब कितने का बिल आया है। अगर बिलों में काफी अंतर होगा तो हम आपको बता दें कि हम फिर दोबारा से इन मीटरों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। व्यापार प्रतिनिधिमंडल द्वारा संपूर्ण उत्तर प्रदेश में आज एक प्रदर्शन के माध्यम से हम जो 1 मई से कॉमर्शियल पर लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी केंद्र सरकार द्वारा की गई है, उसके विरोध में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए। हमारी मांग है कि एकदम 1000 रुपए बढ़ाना गैर कानूनी है। इससे लगभग 15 से 20% की महंगाई खान पान के आइटमों में बढ़ जाएगी, जो कि गलत है। इसका सीधा सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। हमने आज राष्ट्रपति महोदय का नाम एक ज्ञापन एसीएम सेकंड साहब को दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश से ज्ञापन जाएगा और हमारी चेतावनी है, अगर हमारी मांगे नहीं मांगे तो हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे, चाहे इसका खाना चाहे हमें कुछ भी भरना पड़े। जय उद्योग जय व्यापार। क्या लगता है क्यों बढ़े क्यों आपको? नहीं, उन्होंने बताया कि साहब कि ईरान में उसमें युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से आर्थिक संकट पैदा हो गया है। हमारा कहना है तमाम योजनाएं फ्री की गवर्नमेंट ने चला रखी है, उन योजनाओं को बंद कीजिए, लेकिन आम आदमी आम उपभोक्ता पे इसका असर क्यों पड़ रहा है? आपने कुछ योजनाओं के लिए पूरी देश पे, पूरी जनता पर इसका भार डालना ये गलत है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।